से कवर करते हुए, साइकिल से राइड करते हुए मैंने उसको कवर किया। और लगभग 500 से ज्यादा कॉलेज, स्कूल, इंस्टीट्यूट्स, इन सब जगह पर जाकर के हमने क्लाइमेट चेंज पर बातचीत करी। उसके बाद हम पूरे देश की यात्रा पर निकले, जिसमें हमने 15 राज्यों को कवर करते हुए लाखों की संख्या में स्टूडेंट्स के से मुखातिब हुए। और तमिलनाडु में जब हम लोग थे तो लॉकडाउन हुआ। उसके बाद सारी तमाम चीजें, आपको पता है कि एक बहुत ही बुरा दौर जो है हमारे साथ, हम उससे होकर के गुजरे हैं। इस यात्राओं के दौरान या जो क्लाइमेट चेंज पर हम अवेयरनेस की बात जब कर रहे थे, तो हम स्कूल में, कॉलेज में ये बात प्रमुखता से कर रहे थे कि किस तरीके से आने वाले समय में हमें अलग अलग चुनौतियों का सामना करना पड़ेगा, वो क्लाइमेट चेंज की वजह से। और आदमी का जो प्रकृति के साथ जो व्यवहार है, वो जो संतुलन है, वो इतना गड़बड़ा गया है कि उसकी वजह से बहुत सारी समस्याएं हमारे सामने आने वाली है। साथियों, आपको एक चीज मैं आपको बताता हूँ कि दिल्ली में साकेत नाम की एक जगह है, वहां पे एक सिलेक्ट सिटी मॉल है। वहां पर 3 साल पहले मुझे जाना हुआ किसी काम से, तो वहां पर मैंने देखा कि एक ऑक्सीजन बार खुला हुआ है। ऑक्सीजन बार में आप 200 रुपए पे कीजिए और आपको 15 मिनट के लिए सांस लेने को मिलेगी। ये 3 साल पहले की बात है। तो उस गंभीरता को जब हमने देखा कि पानी की शुरुआत भी ऐसे ही हुई थी, किसी ने पानी बेचना शुरू किया था, तब लोग कहते थे कि ये क्या हो रहा है। और हम तब भी नहीं संभले थे, आज भी नहीं संभल रहे। उसकी वजह से आज जो है हमारे हर घर में, शहर में अगर हम लोग रहते हैं, तो मुझे लगता है कि हमारे घरों में वो 20-50 रुपए वाली पानी की बोतल जरूर मिल जाएगी, जो हम खरीद करके पानी पी रहे हैं। वही सिचुएशन पे हमने सोचा कि ऐसे तो हम सब लोग सिलेंडर लटका के घुमा करेंगे। और ये तो विडंबना है कि इतनी जल्दी वो समय आ गया कि हमें वो सब देखने को मिला कोरोना के दौरान, की किस तरीके से ऑक्सीजन की वजह से लोग मरे, कि ऑक्सीजन की कमी की वजह से लोग मरे। एक एक सिलेंडर लेने के लिए लाखों, हजारों, सैकड़ों की संख्या में लोग लाइनों में लगे हुए थे और ऑक्सीजन नहीं मिल पा रही थी। तो ये सारी वो तमाम चीजें हैं जिस पर हम सब लोगों को बहुत ही गंभीरता से सोचना चाहिए। क्योंकि हम फॉर्मेलिटीज कर रहे हैं एनवायरमेंटल मसलों पर, के जो पर्यावरण से संबंधित जो मसले हैं, पॉइंट्स हैं, जो विषय हैं, उन पर हम फॉर्मेलिटीज कर रहे हैं। क्योंकि जब हम अपने स्कूल में, कॉलेज में हम देखते हैं कि, मैं बहुत बार देखता हूँ कि किसी भी स्कूल का कार्यक्रम है, प्लास्टिक हटाओ, उसका बैनर है वो सामने, वो प्लास्टिक का लेकर के चल रहे हैं। इस तरीके से हमारी एनवायरमेंटल एक्टिविटीज होती है, क्योंकि वो फॉर्मेलिटीज हैं। तो मुझे लगता है कि हमें अब एक समय है, और अभी भी समय है, कि हम फॉर्मेलिटीज करना बंद करें और इस बात को सुनिश्चित करें, इस बात को माने कि इस ग्रह पर अगर 100 जीव रहते हैं, तो उस जीव 100 में से एक आदमी है, मनुष्य है, मानव है। हम उन सब लोगों के बॉस नहीं है, उन सब जीवों के बॉस नहीं है। इस बात को मानते हुए हम इस ग्रह पर, इस दुनिया में रहें, तो ही मुझे लगता है कि इस सभ्यता को बचाया जा सकता है। क्योंकि स्टैंड विद नेचर का मानना है, समझ है इस बात के बारे में एक, कि हम जो मानव सभ्यता है वो अपने अंतिम दौर से गुजर रही है, आखिरी दौर से। हमारे पास सिर्फ कुछ पीढ़ियां बची हुई हैं। मुझे लगता है कि अगर ऐसा ही चलता रहा, इसी तरीके से हम अंधाधुंध तरीके से जंगलों की, वनों की कटाई करते रहे और मशीनों के ऊपर निर्भर होते गए, क्योंकि उससे जो कार्बन निकलता है उसकी वजह से किस किस, एक बहुत ही खूबसूरत तरीके से फिल्माई गई एक फिल्म थी, शॉर्ट मूवी थी वो, कार्बन। उसको आप लोग देखेंगे तो समझेंगे कि किस तरीके से कार्बन हमारे जीवन को अस्त व्यस्त कर रहा है। तो उसके बाद तो फिर ऐसा हो जाएगा कि जैसे आज हम लोग बात करते हैं कि डायनासोर हुआ करते थे, उसी तरीके से एक समय आने के बाद हो सकता है कोई और जीव जो बचेगा वो बात करेगा कि आदमी हुआ करते थे। तो मुझे लगता है कि ऐसी सिचुएशन ना आए, हम अपनी सभ्यता को बचा सकते हैं, अपने इस ग्रह को बचा सकते हैं। और उसमें कैसे सब इन्वॉल्वमेंट हो, कैसे हम क्लाइमेट चेंज को रोक सकते हैं, ये सबसे बड़ा मुद्दा है, वैश्विक मुद्दा है। सब लोग इस पर बात कर रहे हैं, सब लोग इस पे एक्शन की बात कर रहे हैं। तो हमारे जो बाकी तमाम साथी हैं, आज के जो गेस्ट हैं, वो इन सब चीजों पर विस्तार से आपके साथ बताएंगे। स्टैंड विद नेचर के बारे में जो है वो भिवानी में की भी बात करें, तो भिवानी में भी अगर आप चौधरी बंसीलाल यूनिवर्सिटी की तरफ जाएंगे, तो बंसीलाल यूनिवर्सिटी के गेट पर ही सीमेंट बिल्डिंग है, वहां पर भी एक बंजर पड़ी जमीन को स्टैंड विद नेचर के कार्यकर्ताओं ने एक बहुत ही खूबसूरत पार्क में बदलने का काम जो है किया है। इसी तरीके से हम आगे भी एक्टिविटी जारी रखेंगे। आप अगर स्टैंड विद नेचर संस्था के सदस्य बनना चाहते हैं, तो एक नंबर है, वो लास्ट में भी एक बार बताया जाएगा, अभी भी आप नोट कर लें, 8607407867, 8607407867।
ये संस्था का नंबर है, इस पर आप जाकर के मेंबरशिप जो है आपका ले सकते हैं और आगे जो है भिवानी में और आसपास में जितनी भी एक्टिविटीज हैं उसमें आप सब लोग ये तो सच्ची जो स्पीकर था लोकेश भिवानी वो तो लेफ्ट भी हो गया। मैंने भी 2 फोन करे इतनी देर में। दोबारा ये मैंने भी दोबारा ज्वाइन किया है। प्रॉब्लम हो गई। चल चलते रहने दे, मैं इसे जूस निकालती हूँ, ऐसे होने रहने देती हूँ। टाइम पास कर रहे हैं सही। अपन बच्चों को बोल दिया, बच्चों ने भी ज्वाइन कर रखा था, मेरे फर्स्ट ईयर वाले बच्चों ने। अच्छा फिर रोटी दे दूं तो? सेकंड ईयर वालों ने। मैम, हेलो मैम, हमारी अटेंडेंस नहीं लग रही है इसमें। हेलो हेलो सर, इसमें हमारी अटेंडेंस नहीं लग रही है। रूपचंद जी आप बोलना स्टार्ट करिए। हेलो हेलो गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग। आवाज आ रही है रूपचंद जी, आप स्टार्ट करिए बोलना। हाँ, क्या बच्चे क्या आप सुन पा रहे हैं मुझे? यस सर। यस सर। अच्छा, तो रिस्पेक्टेड ऑर्गेनाइजर एंड रिस्पेक्टेड पार्टिसिपेंट एंड रिस्पेक्टेड यंग ग्लोबल सिटीजन ऑफ इंडिया, जो बच्चे साथ आए हैं इनको मैं मानता हूँ कि दे आर द यंग ग्लोबल सिटीजन ऑफ द वर्ल्ड रिजाइडिंग इन इंडिया। तो मैं आपके साथ जिस बात पर बहुत सारे बात जो है वो भवानी जी रुकेश जी ने बहुत सारी क्लियर कर दी हैं, वो अपना टाइम बच गया है। मैं आपके साथ अब बात करूंगा सिर्फ कि आदमी का जो माइंड है, आदमी का जो थिंकिंग है, जो आइडिया है, वो कितना इम्पोर्टेंट रोल अदा करता है, बस इस पर फोकस करूंगा और इसी पर बताऊंगा कि रूट काज ऑफ क्लाइमेटिक क्राइसिस इज ऑन गोइंग सोशियोलॉजी आर आइडियाज आर अवर थॉट, और उसके इर्द गिर्द ही हमने अपना सिस्टम बनाना है। पहली बात तो 8 पॉइंट में टच करूंगा जल्दी जल्दी। वो ये है कि मैन एक वो जीव है जो नेचर में विदाउट एनी नेचुरल वेपन पैदा होता है। जैसे शेर के पास नाखून है, हर 70 किलोमीटर की स्पीड से दौड़ सकता है। चीता जो है वो उसकी फुर्ती एक्टिवनेस बहुत है, हाथी में बल बहुत है। आदमी एक ऐसा जीव है नेचर में, इसके पास नेचर ने कोई गिफ्ट नहीं दिया हुआ कि ये अपना बचाओ, लिहाजा इसको अपना बचाव के लिए इसको अपना माइंड दिमाग अप्लाई करना पड़ा।
उसका रिजल्ट जहाँ निकला करके कि ये एक वो जीव बन गया जिससे वो अपना पुरानी कंसेप्शन, पुराना तजुर्बा आने वाली पीढ़ियों को ट्रांसफर कर सकता था और वो धीरे धीरे एक विचारधारा बन। इसका मतलब आदमी के पास अगर कोई वेपन है वो उसका थाट है, उसकी सोशियोलॉजी है और उसका अपना व्यू पॉइंट है। अब झगड़ा जो दुनिया में चलता है उसको मैं कहता हूँ आइडियोलॉजिकल वार है, जो वेपन वार है, ये आइडियोलॉजिकल वार है। आवाज बंद कर लीजिए। हाँ जी, ये आइडियोलॉजिकल वार है और ये आइडियोलॉजिकल वार हमें जहाँ करते हैं कि हर कैंप, हर साथी चाहता है कि आप मेरी रास्ते पर आ जाओ, आप अपना रास्ता छोड़ दो। इसका मतलब जब तक बच्चे इस बात को नहीं पकड़ेंगे कि ये विचारों का क्या है, हम कौन से विचार पर चढ़े हुए हैं और कहाँ चल रहे हैं, ये विचार हमें कहाँ ले जा रहा है, उन पर मोटी मोटी बात करूंगा मैं सारा। एक बात ये विचार ही है, जैसे कि छोटी सी एग्जांपल दे देते हैं आपको मैं कि आइंस्टाइन ने जो एटम बम का इनोवेशन किया E=mc², उससे तो ये भी बन सकता था कि वो थर्मल पावर बनते न्यूक्लियर और लोगों को बिजली सप्लाई होती, और उससे एटम बम भी बन गया। इसका मतलब ह्यूमन का थाट है, ह्यूमन की सोशियोलॉजी है, उसकी आउटलुक है, जो ये सोचती है कि जो मेरे पास टूल आया है, साइंस ने दिया है, उसको मैं पॉजिटिवली यूज करूं सोसाइटी में या नेगेटिवली यूज करूं, इट डिपेंड्स अपॉन द आउटलुक, विचारधारा, सोशियोलॉजी ऑफ इंडिविजुअल, ऑफ लीडर्स, ऑफ पार्टी, ऑफ फैमिली, आर ए पर्सन, आर ए स्टूडेंट। ये फंडामेंटल डिफरेंस है कि हम अपनी चीजों को कैसे इस्तेमाल करें। ह्यूमन ने जब नेचर के साथ उसका ज्ञान लिया तो ह्यूमन का नेचर के साथ जो ज्ञान है वो बन गई है नेचुरल साइंस, और ह्यूमन इंटरेक्शन से जो चीजें आ गई उसका बन गया सोशल साइंस। तो सारी दुनिया जो है ये दो पिलर पर खड़ी हुई है। एक तरफ नेचुरल साइंस है जिसमें PCM पढ़ते हैं, आप बायोलॉजी पढ़ते हैं, जियोग्राफी पढ़ते हैं, जियोलॉजी पढ़ते हैं, केमिस्ट्री है, फिजिक्स है, वगैरह वगैरह, ये सब नेचुरल साइंस का पार्ट है। और दूसरी तरफ है सोशियोलॉजी जिसमें सोशल साइंसेज हैं, जिसमें इकोनॉमिक्स है, कॉमर्स है, पॉलिटिकल साइंस है, लिटरेचर है और दूसरे सब्जेक्ट होंगे। इसका मतलब यही दो पिलर हैं, एक तो ह्यूमन सोसाइटी के एक्सपीरियंस से आया इकट्ठा किया हुआ है और ये ग्लोबल है, इट इज नॉट ए नेशनल वन। अब बच्चे अब न्यूटन पढ़ते हैं, आइंस्टाइन पढ़ते हैं, यू आर ग्लोबल। और जब बच्चे हमारे जोर वाले बच्चे हमारे सर सीवी रमन का वो लाइट का इफेक्ट पढ़ते हैं तो ग्लोबल, या हिग्स बोसॉन की थ्योरी पढ़ती हैं तो वो दोनों का है। इसका मतलब यह है कि जितना नॉलेज साइंस का है और सोशल नॉलेज है वो सारा ग्लोबल है, कोई नॉलेज भी नेशनल नहीं और ना ही वो नेशनल एंगल से लिखा गया है। अब एक फंडामेंटल पॉइंट है जो स्टार्ट करने वाला हूं मैं, वो है कि हमारे जो धर्मशास्त्र वो कहते हैं कि 84 लाख जून के बाद इंसान बनता है। इसका मतलब कि मैन इज ए सुप्रीम एंड। एक और धार्मिक पुस्तक कहती है अशरफी उलूमुकलुवात कि ये नेचर में आदमी जो है एक नगीने के समान है, डायमंड के समान है। ये दो चीजें आपको ये कहते आदमी जो है सुप्रीम। जब हम इस थाट पर चलते हैं कि मैन इज सुप्रीम, इसका मतलब यह है कि जो नॉन ह्यूमन फिनोमेना है उसको आप जिंदा रखो, मारो, डिस्ट्रॉय करो, नो, क्योंकि आप सुप्रीम है। और यही सुप्रीमेसी आपको वहां ले जाती है जहां आइडिया का सुप्रीम और नॉन सुप्रीम में कोई आदमी सुप्रीम है और क्या सारे इक्वल हैं। इन दोनों का झगड़ा सबसे पहले स्टार्ट हुआ था ग्रीक में, जब सुकरात ने ये कहा कि सब लोग बराबर हैं, आप तो रॉयल फैमिली से हो, ये जो स्लेव्स हैं ये भी बराबर हैं। इस सच्चाई पर उसको जहर पीना पड़ा था, सच्चाई के लिए खड़ा रहा। वो रॉयल का पता नहीं कि कौन बादशाह था जिसने उसको सजा दी, मगर सुकरात की फिलॉसफी को आज भी बच्चे पढ़ते हैं। दोज हू स्टैंड विद द ट्रुथ दे आर ऑलवेज एवरलास्टिंग। जहां तक इंपॉर्टेंट है, इसने साइंस की इनोवेशन की थी, अर्थ रिवॉल्व्स अराउंड द सन, उसको जिंदा जला दिया गया ब्रूनो। आज पोप का बच्चा खुद पढ़ता है कि अर्थ रिवॉल्व्स अराउंड द सन, बाइबल ने कुछ और लिखा हुआ है कि सन रिवॉल्व्स अराउंड द अर्थ, पर ब्रूनो जिंदा है। क्यों? कि ही स्टूड फॉर द ट्रुथ।
एक बात होती है। तो आदमी जो है वो नेचर का पार्ट है, ये इसका बेआउट है। क्या हम अभी कोरोना में देखा, ऑक्सीजन तो मैन मेड नहीं है, ये तो नेचर में थी और नेचर में है। क्या हम ऑक्सीजन के बगैर जिंदा रह सकते हैं? ये आदमी के बनने से पहले या नेचर में आने से पहले बना हुई है, ऑक्सीजन बनी हुई है। क्या हम पानी के बगैर जिंदा रह सकते हैं? क्या हम फूड के बगैर जिंदा रह सकते हैं? ये चीजें जो हैं जो लाइफ गिविंग हैं, क्या इंसानी भाईचारे के खिलाफ जाकर के अकेला व्यक्तिवाद पर सोचे और कि मैं ही हूँ, तो क्या उससे वो उसका नाले बढ़ेगा? नहीं बढ़ेगा। इसका मतलब कि आदमी जो है वो नेचर का पार्ट है। और ये जो पुरानी धारा चली आ रही है कि मैंने ये सुप्रीम फिनोमेना, ये हमको कहाँ ले जाती है? एक एग्जाम्पल कि गोरा जो है वो काले से सुपीरियर, जिसकी बहुत बड़ी गाड़ी है वो साइकिल वाले से सुपीरियर, और मोटरसाइकिल वाला साइकिल वाले से, पैदल वाले से सुपीरियर। इसका मतलब ये सुपरियरिटी जब हम मटेरियल से जोड़ देते हैं तो आदमी के अंदर नए समाज का निर्माण कर देते हैं जो बिल्कुल टोटल उल्ट है। ये सिर्फ सुप्रीम ही है। अच्छा, जिसके पास ज्यादा हथियार हो वो ज्यादा सुप्रीम, जिसके पास कोई हथियार नहीं वो नॉन सुप्रीम। इसका मतलब जो आदमी लंबा होगा वो सुप्रीम और छोटे कद वाला नॉन सुप्रीम हो गया। इसका मतलब ये सारी बातें जो हैं वो सुपरमेसी को आगे जहां विघटन पैदा कर देती हैं। जैसे अभी हमारे यहाँ जो अपर कास्ट वो सुप्रीम, जो लोअर कास्ट वो डाउन, ये सारी वही धारा चल रही है कि क्या मैन सुप्रीम है। तो जब हम इस बात को कहते हैं कि किसी धर्म से हो, किसी जाति को हो, उनको सबको चार चीजें कॉमन हैं। ऑक्सीजन सबको चाहिए, साफ पानी सबको चाहिए, पॉइजन फ्री सबको चाहिए, और इंसानी भाईचारा सबको चाहिए, और सुरक्षा सबको। ये पांच चीजें हर आदमी, एक मजहब का हो, दूसरे मजहब का हो, एक जाति का हो, दूसरी जाति का हो, सबकी जरूरत है। तो ये बेसिक चीजें जो हैं कि जब हम स्टैंड विद नेचर हैं तो हम, इसका मतलब ये है कि हम ये नहीं नेचर पर आसान कर रहे हैं। अगर नेचर नहीं रही तो हम नहीं रहेंगे। वी आर ए पार्ट ऑफ नेचर। इसका मतलब ये जो पुरानी धारणा चली आ रही है लाखों साल से कि मैन ये सुप्रीम फिनोमेना, आज वो आउटडेटेड है, पुरानी है, इररिलेवेंट है। और इसकी रियलिटी वास्तविकता ये निकलती है कि मैन इज ए पार्ट ऑफ नेचर। एक बात। दूसरा है कि ये सोसाइटी का बिल्डर है, सारा समाज का निर्माण मानव करता है। मेरी बात आज थोड़ी सी में भिन्न है कि आपके घर में बेड पड़ा हुआ है, टेबल हुआ, कुर्सी हो, क्या कोई पेड़ कुर्सी और टेबल, चेयर और टेबल बनाता है? नॉट एट ऑल। ये तो आदमी है, ह्यूमन बीइंग की लेबर है जो पेड़ को, लकड़ी को चेयर में और टेबल में कन्वर्ट करती है। क्या ह्यूमन बीइंग लकड़ी बना सकता है? लकड़ी इज मेड इन नेचर। आप राजस्थान से रहने वाले हैं, मार्बल इज मेड इन नेचर, सैंड इज मेड इन नेचर, स्टोन इज मेड इन नेचर, ऑक्सीजन इज मेड इन नेचर, वाटर इज मेड इन नेचर, फूड इज मेड बाय नेचर। उसमें आदमी हेल्प करता है कौन से क्राफ्ट, कब लगानी है। इसका मतलब ये है कि आदमी जो है वो नेचर का पार्ट है। और यही दो पिलर हैं, ह्यूमन लेबर और नेचुरल। इसी से सारे समाज का जो हमने मकान बनाए हुए हैं, कोई बताए कि जिसने मतलब के घर पे बालू सैंड बनाई हो? नॉट एट ऑल। वो सब नेचर से लिए हम खरीदी है। कहीं दुनिया में कोई चीज एग्जिस्ट करती हो, हम पैसे देकर को बदल सकते हैं, ले सकते हैं, परचेज करते हैं, बट वी कैन नॉट मैन्युफैक्चर ए राइस, वी कैन नॉट मैन्युफैक्चर ए ग्रेन ऑफ wheat, we cannot manufacture a gram, we cannot manufacture water, we cannot manufacture so much oxygen for the consumption of all the world. इसका मतलब ये है कि हम नेचर का जो लॉ है उसको मानकर कुछ नकली टेम्परेरी कुछ बना सकते हैं, मगर मेन आदमी जो है वो नेचर का पार्ट। और सोसाइटी के बिल्ड डेवलपमेंट के लिए दो ही पिलर हैं, नेचुरल सोर्सेज है, ह्यूमन सोर्सेज। जहां पर नेचुरल सोर्सेज वीक हैं वहां अगर ह्यूमन सोर्सेज एडवांस हो, जैसे जापान है, एक कंट्री का बात कि जापान में नेचुरल सोर्सेज बहुत कम हैं, भूचाल आते रहते हैं, तूफान आते रहते हैं, मगर ह्यूमन सोर्सेज एडवांस हैं और जापान का विकास।
जहाँ नेचुरल सोर्सेज खूब हैं और ह्यूमन डेवलपमेंट का ह्यूमन सोर्सेज वीक हैं, वो भी कमजोर रहेंगे, जैसे कि अफगानिस्तान देख लो आप। और जहाँ पर नेचुरल सोर्स भी हेल्दी हों और ह्यूमन सोर्सेज भी हेल्दी हों, वहाँ अगर पॉवर्टी रहे, वहाँ भूखमरी रहे, तो ये सब आने वाली पीढ़ी के सोचने का काम बनता है। जैसे कि हमारा भारत और साउथ एशिया, भारत का हिमालय और जो नौ साफ पानी देने वाले बर्फ का और पानी भारत में दिखता है। इतनी प्रोडक्शन होने वाली है कि हम गेहूं को हम गोदामों में डिके हो जाती है और हम आउट एक्स्ट्रा वेतन का मतलब लोगों को फ्री देते खाने में, और देते हैं तो बड़ी मायने देते हैं फार्मेसी तौर पर। इसका मतलब ये है कि प्रोडक्शन होने के बाद भी ये इनक्वालिटी जो है वो नहीं है। इसका मतलब समाज का जो विकास के आधार है नेचुरल सोर्सेज और ह्यूमन सोर्सेज, उसको आदमी अपने एंगल से चला रहा है। वो कौन सा एंगल है, वो अगला पॉइंट है। एक धारा है कि अर्थ पैसा जो है या इकोनॉमी जो है ये समाज का सोशल डेवलपमेंट का आधार है। हर आदमी आज दुनिया में डॉक्टर बनेगा, पूछो कि पैसा कमाएगा, इंजीनियर बनना चाहता है तो पैसा कमाना है, एमबीए करनी है तो पैसा कमाना है, एमसीए करनी है तो पैसा कमाना है। इसका मतलब जब हमने टीचर बनना है तो पैसा कमाना है सर्वाइवल के लिए। इसका मतलब हमने समाज को जहां ला खड़ा कर दिया है कि जहां हम जो आइडिया से जिन चीजों समाज की सेवा कर सकते थे, उसको अभी आज हमने व्यापारीकरण या कमर्शियलाइजेशन कर दिया है। और ये धारा कि क्या भाईचारा पैसे से आ सकता है? नहीं आ सकता। क्या पैसे से इंसानी समाज बन सकता है? नहीं बन सकता। इसका मतलब जब हम सोशल डेवलपमेंट को, जिसमें ह्यूमन की हेल्थ है, ह्यूमन की फूड है, ह्यूमन को साफ हवा, साफ पानी और उसके अदर नेसेसिटीज हाउसिंग वगैरह चाहिए, उसमें नेचुरल सोर्सेज और ह्यूमन सोर्सेज और नेचुरल सोर्सेज पैसे बनते नहीं। जब हमने इस पटे पर या इस ट्रैक पर दुनिया को चला दिया है कि मनी सुप्रीम है और सोशल डेवलपमेंट का मतलब आपके पास पैसा चाहिए, चाहे आपके पास विजडम हो ना हो, नॉलेज हो ना हो, इट हैज नो मैटर्स कि हम कहाँ खड़े रहते हैं। दूसरी बात, एक सबसे बड़ा खतरनाक सवाल यह है कि आदमी का स्वभाव क्या है। अच्छा, कुछ स्कॉलर तो ये कहते हैं कि आदमी का स्वभाव जो है ये सेल्फिश है, ये स्वार्थी है। हमारे यहाँ कोटेशन बनी हुई है, यार तुम्हें क्या है, तू अपना नवेड़, तू जैसा करेगा सो वैसा भरेगा। ये बात ये सब बताती हैं कि तुम अपना देख, तुम्हें दूसरे का क्या है। और कुछ विचारधारक ऐसे जो कहते हैं कि आदमी जो सामाजिक प्राणी है, ये समाज में जीता है, समाज में बड़ा होता है, समाज में सब कुछ होता है। ये दो धाराएं आपस में एक दूसरे के उल्ट चली जाती हैं। आगे बढ़ाओ। अपना जो मानना है अपना, वो जो है कि आदमी जो है एक जैविक सामाजिक है, और ये एक नेचर का जीव है। इसका जब नेचर का ये जीव है, इट इज ए पार्ट ऑफ नेचर। इसको नेचर से साफ हवा चाहिए, साफ पानी चाहिए, साफ खुराक चाहिए और सुरक्षा चाहिए। और सोशल में इसको इंसानी भाईचारा चाहिए, इसको साइकोलॉजिकल सेटिस्फेक्शन चाहिए, इसको सामाजिक जस्टिस चाहिए और इसकी एक सुरक्षा का गारंटी चाहिए। इसके बाद कुछ चीज़ें जो हैं वो उसके समाज से जुड़ी हुई हैं, कुछ चीज़ें जो है उसकी प्रकृति से जुड़ी हुई हैं। इसलिए अपनी जो फिलॉसफी कहती है कि मैन इज ए बायो सोशल इन नेचर। इट इज ना पूरा जो स्वार्थी है, ना पूरा जो सामाजिक है। अब इन दो बातों पर अलग अलग से एनालिसिस करते। जब कोई परिवार का एक मेंबर बीमार हो जाता है तो दवाई तो उसी मेंबर को खाना पड़ती है जो मेंबर परिवार का बीमार। जब किसी को ओल्ड एज आती है, ओल्ड एज का दुख वही झेलता है वो जो बूढ़ा हो। नौजवान बच्चे उसके इर्द गिर्द बैठ सकते हैं, उसकी टांगों को दबा सकते हैं, उसके और कोई ट्रीटमेंट कर सकते हैं, उसको उठा सकते हैं, टॉयलेट ले जा सकते हैं, मगर बुढ़ापे का दुख जब बुढ़ापे वो उसी ने करना है। प्यास लगी है तो पानी उसी को पीना है, भूख लगी है तो उसी को रोटी खानी है, सांस लेना है तो अपना लेना है। इसका मतलब ये है कि ये जो चीजें हैं जैविक
ये बताता है कि आदमी के अंदर कुछ उसका व्यक्तिवाद भी है, व्यक्तित्व भी है, उसकी इंडिविजुअलिटी है। तभी कहते हैं जिसने मेरी इंसल्ट कर दी, इंसल्ट किसकी है? उस व्यक्ति, और उसके साथ वो सोशल है। हर चीज पैसे नहीं जुड़ी हुई। जैसे कि एक फैमिली में बच्चे भी होते हैं, बूढ़े भी होते हैं। बूढ़ा भी अर्निंग नहीं करता, वो तो अर्निंग कर चुके होते हैं, और बच्चे भी अर्निंग नहीं करते हैं। तो क्या जो घर के अर्निंग मेंबर हैं, नौजवान जो हैं, क्या इस बात से अगर पैसे के आधार पर वो बंटवारा शुरू करें तो फिर तो दूध सारा वही उसी को मिलना चाहिए। फैसिलिटी जो नौजवान अर्न कर रहा है, ना बच्चों का राइट है ना बूढ़ों का राइट है। अगर आदमी बिल्कुल ही स्वार्थी है तो, मगर नहीं, हम ये देखते हैं अर्न करने के बाद भी जो घर के मेन मेंबर हैं वो बूढ़ों को लुक आफ्टर करते हैं, बच्चों को भी प्रायोरिटी देते हैं। आप जो कोई फैमिली मेंबर बीमार हो जाता है उसको स्पेशल प्रायोरिटी देते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि हमारा चरित्र जो है वास्तविकता में जैविक सामाजिक है। ना तो हम पूरे 100% सेल्फिश हैं और ना ही 100% हम सोशल हैं। क्योंकि आप किसी की जगह पानी नहीं पी सकते, आप किसी की जगह दवाई नहीं खा सकते, आप किसी की जगह रोटी नहीं खा सकते, आप किसी की जगह सो नहीं सकते। जिसको नींद लगी है रेस्ट तो उसी को करना पड़ेगी, जो थका हुआ है रेस्ट तो उसी को करना पड़ेगी। इसका मानव का चरित्र जो है वो जैव समाज, और ये जैव सामाजिक चित्र से अगर हम चलें तो फिर हमें समाज का नया निर्माण बना पड़ता है कि वो समाज जिसमें आदमी को जिंदा रहने के लिए प्रकृति को बचाना है। हियर वी स्टैंड विद द नेचर। कि अगर हम जैव के जिंदा रहेंगे तो तभी हम आगे सोशल बन सकते हैं। अगर हम जिंदा नहीं रहेंगे तो हम सोशल नहीं बनेंगे। जब किसी को फैमिली का जब को डेथ हो जाती है तो जिस वक्त उसके प्राण चले गए उसी वक्त उसको शमशान घाट में या कब्रिस्तान में जहाँ भी वहां ले जाते हैं। इसका मतलब ये जो उसकी एग्जिस्टेंस है, उसके व्यक्तित्व है, उसका नेचर का जो पार्ट है, जब तक सांस आ रहे तब तक एक्टिव है। तो सांस लेने के लिए हमें स्टैंड विद द नेचर रहना पड़ेगा। अगर स्टैंड विद द नेचर नहीं करते हम, हमारा एंड जो है वही होगा जैसे डिनोसॉर का हुआ है। और साइंसदानों ने कह दिया है कि अभी रिसेंटली आपको इन्फॉर्मेशन दे दें कि एक उन्होंने वार्निंग दी थी 1972 में, फिर उन्होंने 25 साल के बाद एक ह्यूमन कम्युनिटी को, तब तो साइंटिस्ट थे कोई 300 साढ़े 300 1972 में, और 25 साल बाद उन्होंने वार्निंग दिया, तब उनके साइंटिस्ट थे 15,000। अभी 26-27 जुलाई को एक वार्निंग आई है, वो है 14,000 प्लस साइंटिस्टों ने कहा कि आपके पास बड़ी मुश्किल से बच्चों के पास एक डिकेड रह गया है। एक डिकेड, बड़ी मुश्किल से एक दहाई। कुछ तो 5 साल कह रहे हैं, कुछ 7 कह रहे हैं, चलो आप 1 डिकेड लगा लो। अगर आप 1 डिकेड तक हम नेचर को वर्ल्ड लेवल पे बना सकते हैं तो बात चलती है। नहीं बना सकते तो हमें डिनोसॉर की तरह जाना पड़ेगा। अब क्लाइमेट चेंज है, क्लाइमेट जो है ये एक हवा जो है ये ग्लोबल है। पाकिस्तान की हवा को हम नहीं रोक सकते। हेलो, आवाज नहीं आ रही? yes, प्रॉब्लम है? आई एम सॉरी टू इंटरप्ट यू सर, पर टाइम लिमिट की वजह से सर प्लीज थोड़ा सा आप समझाएं। अभी करटेल करता हूँ बस, दैट इज ऑल। अब लास्ट कंसेप्ट जो है वो है बस माइट इज राइट का, कि जिसकी लाठी उसके भैंस, आजकल वो चल रहा है। और एंड जस्टिफाई द मीन, कि अगर आप कॉपिंग कर लो, चीटिंग कर लो, अगर आपके परसेंटेज बढ़ जाती है तो सब जस्टिफाइड है। ये 2 तरीके जो हैं जिस इकानमी ने आजकल पॉपुलर कर दिए हैं कि पैसा बना लो, चाहे ड्रग बेच के बनाओ, बच्चों को मार के बनाओ, जो मर्जी करो आप। अगर पैसा है तो आप सुप्रीम, अगर पैसा नहीं है तो आप सुप्रीम हो सकते। ये 3 धारणाएं कि मैन इज सुप्रीम फिनोमेना, गलत, बल्कि मैन इज ए पार्ट ऑफ नेचर। मैन इज ए सोशल बिल्डर, सोशल बिल्डर अकेला मैन या नेचर का पार्ट और ह्यूमन सोर्सेज से समाज बनता है। और इकानमी इज नॉट ए बेस ऑफ सोसाइटी, इट इज ए नेचुरल सोर्स ह्यूमन सोर्सेज ऑन विच सोसाइटी डेवलप्स। Man is a biosocial in nature, neither selfish nor social. Thank you very much. थैंक यू श्री रूपचंद मल्होत्रा जी। आपने बहुत ही सिंपल वर्ड्स में बताया कि हम किसी भी नेचुरल रिसोर्स को मैन्युफैक्चर नहीं कर सकते, इसीलिए हमें इनका संरक्षण करना चाहिए।
आपने बहुत ही अच्छी बात बताई कि नेचर नहीं है तो हम भी नहीं है। थैंक यू सर। अब मैं हमारे थर्ड स्पीकर श्री हनुमान जी का वेलकम करना चाहती हूँ कि वो आए और हमारे बच्चों को गाइड करें। बहुत बहुत धन्यवाद। आवाज आ रही है आप सभी को? कंफर्म कर दें। यस सर, आवाज आ रही है। हाँ, आपका माइक मैम बंद कर दीजिए, डिस्टर्ब कर रहे हैं। सर मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूँगी कि आप 12 बजे 5 मिनट से पहले अपना लेक्चर हाँ ठीक है, आई विल ट्राई माय बेस्ट। आदर्श महिला महाविद्यालय भिवानी की इस धरती से एक ऐसे चीज का चिंतन जो पृथ्वी के लोग, आम लोग सोचने लग गए, उसी बात को लेकर के, और जिस तरह से रूपचंद जी ने बताया कि 26 तारीख को ये आ गया कि हम 10 साल के अंदर अंदर हमारा क्लाइमेट इस स्तर पर पहुंच जाएगा 14,000 वैज्ञानिकों का, उसी बात को हम आगे बढ़ाते हुए धन्यवाद देना चाहूंगा प्रिंसिपल मैडम डॉक्टर रजनी राघव, मैडम नीलम गुप्ता और नीरू चावला, और विशेष रूप से लोकेश बेवानी और मंजीत को, कि आज जो टॉपिक मुझे दिया गया है वो टॉपिक ये दिया गया है कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल के ऊपर में जो 13 गोल है, क्लाइमेट एक्शन क्या क्या होगा उसके ऊपर बात रखूं, बहुत संक्षेप में रखूं। 1972 में जैसा रूपचंद जी ने बताया कि आदमी को ये पता लगा कि मेरे किसी क्रियाकलाप के कारण से इस पृथ्वी पर ऐसी गतिविधि पैदा होने लगी है जो आदमी को दुखदाई हो सकती है आगे, और टेम्परेचर बढ़ा रही है पृथ्वी की। उसके अंदर उन्होंने कहा कि भाई ग्रीन हाउस गैसेज हैं, उनको रोकना है, कार्बन को रोकना है। ये मोटी मोटी बात जो है ये उभर करके आई 72 में। 72 के बाद में आदमी धीरे धीरे चलते चलते 1977 के अंदर एक प्रोटोकॉल क्वाटा का लाया, और उसमें उन्होंने कहा भाई ये गैसेज वगैरह है इनको रोको, और इस बात के लिए पूरा चिंतन हुआ। चिंतन इस स्थिति में हुआ कि दुनिया 2 भागों में बंटी। कुछ देश जो थे डेवलप्ड थे, ऑलरेडी डेवलपिंग वाले देश थे, वो कह रहे थे कि हमें कुछ कार्बन डाइऑक्साइड देने दो, ये गैसेज आएगी तो आएगी लेकिन हमारा विकास रुक रहा है। लेकिन जो डेवलप्ड कंट्री थे उन्होंने ना नुकर करते करते भी उसके अंदर क्वाटा के समझौता में साइन किए, और साइन करते करते ये समझौतों को 2005 तक ले गए। फिर 8 में जाकर के पहला सेशन शुरू हुआ, 8 से लेकर के इन्होंने कुछ इस तरह की बात की, साइन नहीं किए। और इस तरह से कुल मिला के ये मैं कहना चाह रहा हूं कि आदमी जो है जीने के लिए, इस नेचर को, इस पृथ्वी को ढंग से रखने के लिए लालायित डेवलप्ड कंट्री जो है वो अपने विकास के दायरे में रहते हुए होते हुए भी नहीं कर पा रही है, और जो दूर से देश हैं वो इससे तंग आए हुए हैं, जिसको कि क्लाइमेट एक्शन के लिए सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल में लिया गया। अब मुद्दा आता है कि क्वाटो का जो समझौता हुआ था वो आप लोगों को मैं संक्षेप में कुछ बातें ऐसे कहूंगा कि जो शॉर्ट में जो है वो आप गूगल कर सकते हैं, सारी गूगल में पड़ी है। उन्हीं बातों से क्वाटा का 97 का समझौता, उसको जरूर आप लोग पढ़ें। उसके अंदर कुछ ऐसी बातें उभर के आई थी कि देशों को कुछ टाइटनेस की गई थी कि भाई आप इसमें इस तरीके से करो, नहीं करो तो आप इसका पैसा दो, कार्बन के बारे में दो, ग्रीन हाउस गैसेज रोको, इस तरह के दबाव आए। लेकिन कोई बहुत ज्यादा उसका बात ऊपर करके नहीं। अब मुझे टॉपिक चूंकि गोल 13 जो है क्लाइमेट एक्शन के ऊपर दिया गया है, इस पृथ्वी के क्लाइमेट को एक्शन के लिए क्या करना चाहिए ये हमने 2015 में तय कर लिया। अब वो क्या तय किया वो बहुत संक्षेप में मैं कहूंगा कि 5 तो हमने टारगेट तय किए इस गोल के ऊपर, और 8 इंडिकेटर तय किए। 5 टारगेट ये थे कि हम इस तरह की व्यवस्था करें कि हैजार्ड और नेचुरल डिजास्टर है इसके अंदर कंट्री के अंदर कम से कम प्रॉब्लम आए। तूफान, आंधी, ये नेचुरल जो प्रॉब्लम आ रही है, कहीं पहाड़ खिसक रहे हैं, कहीं कुछ हो रहा है, इस बात के लिए एक टारगेट तय किया गया। भाई ये बात हम तय करें कि ये नहीं हो। अब नहीं होने के लिए हमें जो जो भी कार्रवाई करनी पड़ती है ये टारगेट के अंदर आ गई।
उसके अंदर इंडिकेटर होते हैं। इंडिकेटर में ये आया कि भाई 1 लाख आदमियों के ऊपर कितने मर रहे हैं, ये सर्वे करो और यूनाइटेड नेशन को बताओ, ताकि हम कंट्रोल करें कि तुम ये नेचुरल जो हैजार्ड हो रहे हैं या नेचुरल डिजास्टर आ रहे हैं तो इसके ऊपर आप क्या कर रहे हो। ये हमारा टारगेट था। तो हमारा जो नेचर विद स्टैंड का ग्रुप है या जो संस्था जो आदर्श महिला महाविद्यालय है, हम इन टारगेट के ऊपर फोकस बनाए, इसको टारगेट को पढ़ रहा हूं मैं। टारगेट नंबर 2 जो था ये वो था कि भाई क्लाइमेट चेंज के हम जो है पॉलिसीज बनाएंगे, स्ट्रेटजीज बनाएंगे, इनके लिए प्लानिंग करेंगे। इस प्लानिंग के ऊपर भी हमारी नजर रहे। तीसरा टारगेट हमारा ये था कि हम लेक्चर देंगे, अवेयरनेस पैदा करेंगे, मिटिगेशन के लिए एडॉप्शन करेंगे, कुछ न कुछ इसको रिड्यूस करेंगे, अर्ली वार्निंग के लिए कुछ व्यवस्था खड़ी करेंगे। जिस तरीके से करके हमने टारगेट तय किया कि भाई किसी भी तरीके से जो पृथ्वी पे हो रहा है क्लाइमेट के विरुद्ध में उसको रोकना है। क्लाइमेट के विरुद्ध में जैसे क्लाइमेट का हुआ कि भाई ये, तो ये करते करते उसमें ये आया कि भाई 100 पेरिस के समझौते में सबने मिलकर कहा कि $100 बिलियन पर साल प्रत्येक साल हम देंगे छोटे देशों में, भारत जैसे जो भी बड़े देश हैं, डेवलपिंग कंट्री है उनको, और टेक्नोलॉजी भी देंगे। लेकिन इसमें भी दे नहीं पाए ट्रंप साहब, और ये जो व्यवस्था है अभी भी अटकी हुई है। इसलिए हमारी नजर, हमारे ग्रुप की स्टैंड विद नेचर की नजर इस बात पे भी रहे कि वो पैसे क्यों नहीं दिए गए, क्यों नहीं हमें टेक्नोलॉजी दी गई। जैसे पराली की प्रॉब्लम आ रही है या जो भी एनवायरमेंट बिगड़ रहा है, तो जब देशों ने कहा है, क्योंकि पृथ्वी साझा है और पृथ्वी के ऊपर जिस तरह से कार्बन डाइऑक्साइड की लेयर और जिस तरह से ये क्लाइमेट का चेंज किया, उसके अंदर डेवलप्ड कंट्री का बहुत बड़ा योगदान है। ये बात विशेष रूप से आई थी। इसलिए दूसरे देशों ने कहा कि भाई ये लोग हमें तंग करते हैं, हम तो बिल्कुल कम कर रहे हैं, इसके बावजूद भी कर रहे हैं। तो इन्होंने समझौते के तौर पे ये वहां सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल का जो 13वां था उसके अंदर इन्होंने समझौता कर दिया। दूसरा मैकेनिज्म के बारे में भी कहा कि भाई ये करके और ये करेंगे। अब ये जो हमारे टारगेट और इंडिकेटर्स थे, ये हमने आपको कहे, तो ये तो हमारा दायित्व बनता है कि हम इन पे नजर रखें। और ये सारी की सारी चीजें गूगल में sdgtracker.org के अंदर अवेलेबल है। तो इसको मैं ज्यादा कोई बात इस पे कहना नहीं चाहता, लेकिन ये बात जरूर रखिए, sdgtracker.org को आप देख करके, और स्टैंड विद नेचर का ग्रुप और कॉलेज के स्टूडेंट्स और एनवायरनमेंट के प्रति जो प्रेमी लोग हैं, वो लोग मिलकर के हम इन टारगेट और अचीवमेंट के ऊपर सरकारों के ऊपर दबाव बनाएं। एक ग्रेटा थनबर्ग नाम की बच्ची जो सिर्फ 17 साल की थी, उसने दुनिया भर में ये मैसेज दे दिया। तो हमारी इंस्टीट्यूट, हमारे नेचर विद स्टैंड के जो भी जुड़े हुए लोग और हम जो लोग भी एक्टिविस्ट हैं, वो लोग आपके सहयोगात्मक साथ हैं। और ये भिवानी की धरती इस बात को लेकर के आगे बढ़ेगी, ये बात मैं इस बात की अपेक्षा भी करूंगा। अब इसके अंदर करते करते हमें और किन बातों का ध्यान रखना है कि 197 कंट्री ने एक समझौता किया 92 के अंदर, तो जिसका नाम UNFCCC का यूनाइटेड नेशन का फ्रेमवर्क बनाया गया और उस पे ऊपर कन्वेंशन किया गया और क्लाइमेट चेंज के ऊपर किया गया। वो भी हमें देखना चाहिए, UNFCCC उसके ऊपर भी हमारी जो संस्थाएं हैं वो काम करे, ऐसा मेरा आप लोगों से निवेदन है, आग्रह है। इस बात के लिए कि 72 से नेचर के प्रति मानव ने जो खिलवाड़ किया है, प्रकृति को जिस तरह से डिस्ट्रॉय किया है, तो उसके अंदर मानव हस्तक्षेप करे और डेवलपिंग कंट्री के ऊपर दबाव डाले। हम उनके विरुद्ध में अपनी बातों को रखें, जगह जगह सेमिनार करें और मीडिया और जिसी तरीके से हम कर पाए, इस बात के लिए सालाना इस तरह का जो है वहां बैठक भी होती है। तो ये जो चीजें आई है, इस बात के ऊपर आया। तो अब मुद्दा ये आया कि भाई भारत ने क्या कमिटमेंट किया। ये बातें हमें वही कि दुनिया के लोगों ने 72 से शुरू किया, उसमें 94 में कुछ अपना UNFCCC का डॉक्यूमेंट दे दिया, 92 में अर्थ समिट कर दी। पूरी दुनिया के अंदर सारे लोगों ने मिलकर बातें तो बहुत लंबी चौड़ी की, फिर ये भी कहा कि पैसे भी देंगे, ये भी व्यवस्था करेंगे, सारा कुछ कहा कि कार्बन को हम नहीं करेंगे, कम से कम करेंगे। ये सारी बातें क्योंकि संक्षेप में की नहीं जा सकती, इसलिए मैं यही कहूंगा कि UNFCCC का डॉक्यूमेंट, कोटा का समझौता और अब पेरिस समझौते के अंदर फिर दुनिया तंग आकर के इस बात पे आ गई कि भाई चलो अब ये करो
कि तुम खुद ही बताओ, अपने देश के नागरिक मिलके, देश के जो लोग हो वो बताओ कि तुम इस पृथ्वी को कैसे बचाओगे। इस बात के लिए ये बात उभर के आई INDC का, जो एक नया मॉडल दुनिया का था। INDC का पूरा नाम था इंटेंट टू नेचुरली, डी का मतलब था डिटरमिन और कमिटमेंट, यानी हम खुद इंटेंट करें, खुद अपनी ओर से कहें और ये डिटरमिन करें कि हम इस क्लाइमेट को किस तरीके से रोकेंगे। आप खुद ही लिख के दे दो। अब हमें यह पता होना चाहिए कि भारत ने आखिर क्या लिख के दिया, ताकि हमारे ग्रुप, हम एक्टिविस्ट लोग उस पर नजर रखें, तीसरी आंख को गाड़ के रखें और उनके विरुद्ध में अपनी बात को कहते रहें। जैसे ग्रेटा थनबर्ग ने अपनी बात को रखी, इसी तरह से हमारे बच्चे, नेचर ह्यूमन के साथ जुड़े हुए लोग और नेचर विद स्टैंड के लोग, एनवायरमेंट के एक्टिविस्ट लोग, ये सारे लोग जो हैं वो इस बात पे लगे। ये बात करने के लिए INDC का डॉक्यूमेंट बना। अब INDC के डॉक्यूमेंट में इंडिया ने क्या क्या वादा किया, ये हमें ज्ञान होना चाहिए। एक तो इंडिया ने ये कहा कि मैं गैर जीवाश्म जो गैस है 40% ऊर्जा जो है उसको कम कर दूंगा। ये वादा है, हमें ये वादे याद रखने के। भारत सरकार ने दुनिया के प्लेटफॉर्म पर पेरिस के समझौते में क्या बात कही। फिर इन्होंने कहा कि 175 गीगावाट जो अक्षय ऊर्जा, यानी सोलर, विंड या ऐसे जो भी दूसरी जिस तरीके से भी एनर्जी हो, उस एनर्जी को 175 गीगावाट करेंगे। तो हमारी नजर इस बात पे भी रहे कि क्या 175 गीगावाट जो 2022 तक होनी थी, तो अगली साल तक कितनी हो गई, ये हम इस बात का ध्यान रखें। एक हमें ये पता होना चाहिए कि बेस ईयर 2005 पर जो था कार्बन का ढांचा, उसके अंदर 33 से 35% हम कम करेंगे, ये हमने वहां लिखित में दे दिया, तो उस बात को भी ध्यान रखेंगे। अब मेन बात मैं आपको कहना जा रहा हूं वो है नेचर विद स्टैंड के लोगों के लिए, कि हमने वहां एक वादा किया था GDP के ऊपर 2.5 से 3 अरब टन पेड़ लगा करके हम कार्बन को सोखेंगे, वन लगाएंगे, फॉरेस्ट लगाएंगे, पेड़ गाड़ेंगे। अब ये 2.5 से 3 अरब टन का जो कार्बन सोखने का जो इन्होंने जो फंडा दिया है, क्या हम वहां उस स्तर तक पहुंच पा रहे हैं? तो हमारी नजर भी रहे और सहयोग भी रहे, हम भी पेड़ लगाएं। क्योंकि ये यदि वन काट रहे हो या ऐसा कुछ कर रहे हो तो हमारा इंटरनेशनल लेवल पे किया हुआ वादा जो है वो है नहीं। सोलर के मामले में हमने क्या कर लिया, इस बात का भी हमें पता होना चाहिए। तो INDC के डॉक्यूमेंट के अंदर ये भी बात आई कि पृथ्वी जो है वो 2 डिग्री से ऊपर किसी भी हालत में गर्म नहीं हो 2030 तक। तो वैज्ञानिकों ने ये कह दिया कि 2030 तक, और डेढ़ माना कि 2 तो लास्ट है लेकिन 1.5 करना है। तो 1.5 आज की तारीख में हो चुकी है। जो IPCC की रिपोर्ट जो रूपचंद जी कह रहे थे वो 26 मार्च को जो आई है वो भी पढ़ने जैसे है कि भाई आप तो पहुंच गए हो। और इसमें कुछ हमारे UNEP के वैज्ञानिक तो कहते हैं कि 1.5 से ऊपर चले गए, क्योंकि SO2 और NO2 जो है वो शीतल करती है, इस कारण से थोड़ा कम नापा गया है। इसलिए परिस्थिति यह है कि हम 1.5 डिग्री टेम्परेचर तो ले गए हैं पृथ्वी का ऊपर। 15 डिग्री टेम्परेचर एवरेज है पृथ्वी का, उसके ऊपर 6 डिग्री और 4 डिग्री का, कुछ 4 का कह रहे हैं, कुछ 6 का कह रहे हैं, एवरेज बढ़ रहा है। ऐसी स्थिति में यदि 1.5 डिग्री का टेम्परेचर बढ़ जाता है, 50-55 का टेम्परेचर यहाँ राजस्थान में तो 50 क्रॉस कर जाता है, 2 ऊपर बढ़ जाता है, तो बहुत हालत खराब हो जाएगी। ये इसी दशक में यानी 2030 तक हो जाएगा, ये इन्होंने कह दिया। अब कह दिया तो अब हम इस स्थिति पे क्या करेंगे, क्या नहीं करेंगे। अब आप जो नाप तोल करने वाली एजेंसी इंडिया की है, उस इंडिया की एजेंसी के बारे में मैं अपनी बात कह करके और ज्यादा कुछ अपनी बात को नहीं रखूंगा। कि पहले हमने कहा कि दुनिया के लोग बहुत से लगे किस किस तरीके से UNFCCC क्वाटा समझौता और इस तरीके से करते करते और बहुत कुछ समझौते करते रहे, एक दूसरे की हर साल मिलते रहे, लेकिन पृथ्वी का जो ढांचा था क्लाइमेट के ऊपर किसी प्रकार का एक्शन नहीं हुआ। 2015 में कहा कि अब INDC घोषित करो, कौन कितना करेगा। लेकिन इसके अंदर क्या है, अमेरिका ने 26 से 28% ही कहा, भारत ने ले जाकर के 40% का कह दिया और 33 से 35% 2005 के ऊपर कह दिया। ऐसी स्थितियों में क्या वाकई हम कर रहे हैं? ये हमारे दायित्व बन जाते हैं। हम जो एक्टिविस्ट लोग हैं या ये ऐसे आंदोलन करने वाले लोग या ऐसे सब अवेयरनेस करने वाले लोग या एक्टिविस्ट लोग हैं, इन बात को ध्यान रखें। अब इन्होंने अपना नीति आयोग के ऊपर एक ढांचा खड़ा कर लिया, SDG इंडिया इंडेक्स 21 के नाम से डैशबोर्ड बना लिया।
ये गूगल में आप जाएंगे तो सारे डेटा मिलेंगे, पूरे के पूरे डेटा कौन से के अंदर, इसके अंदर इन्होंने इंडिया के 66 नंबर हैं इंटरनेशनल लेवल पे, और भारत के अंदर रैंकिंग दी हर स्टेट को। अब हम सोचें कि भारत में हम कहाँ टिके पड़े हैं, उस बात के लिए इन्होंने रैंकिंग के 4 ग्रुप बनाए कि 0 से 49 नंबर आएगा वो बिल्कुल ही एस्पिरेंट होगा, उसका कोई मतलब वो कुछ नहीं कर रहा है सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल के लिए, और 50 से 64 के बीच में आएगा वो परफॉर्मर कहलाएगा, और फ्रंट रनर है जो 65 से 99 का कहलाएगा, अचीवर 100% पे कहलाएगा। तो नाप तोल शुरू हो गया एसडीजी इंडिया इंडेक्स के तहत, इनकी टीमें लग गई। अब भारत का ढांचा जो नापा गया, जैसा मुझे टॉपिक दिया गया कि भाई आखिर एसडीजी जो है 13, इसके अंदर इंडिया कहाँ कर रहा है, तो 120वें नंबर पे कर रहा है, बहुत नीचे कर रहे हैं हम, दुनिया से बहुत पीछे हैं हम। और यहाँ पे हम अपने इंटर स्टेट जो मेजरमेंट ले रहा हमारा नीति आयोग, उसके अंदर केरला फर्स्ट है तो 75 नंबर लेके है, और तमिलनाडु और हिमाचल प्रदेश 74 नंबर लेकर के सेकंड है, आंध्र प्रदेश, गोवा, कर्नाटका, उत्तराखंड 72 नंबर लेकर के और 3rd पोजीशन पे है, सिक्किम 4थी पोजीशन पे है, महाराष्ट्र 5वीं पोजीशन पे है, हरियाणा, राजस्थान ये सारे के सारे जो हैं ये 50 और 64 नंबर के बीच में। यानी हमारा जो 17 गोल हैं एसडीजी के, उसमें हम बहुत स्लो चल रहे हैं, हमें इसमें सुधार करना है। विशेष रूप से क्लाइमेट के बारे में वार्निंग आ गई है, तो इस मामले में अब इसके जो आईएनडीसी का जो गोल है उसमें इंडिया गवर्नमेंट ने सिर्फ एक किया, सोलर के मामले में थोड़ी सी एनर्जी बढ़ाने के अंदर इनकी कुछ परसेंटेज बढ़ी, बाकी इनसे किसी प्रकार का दूसरा कोई ढांचा खड़ा नहीं हुआ। ये मुंह बाए खड़े थे कि 100 बिलियन जो डॉलर है डेवलप्ड कंट्री देंगे और टेक्नोलॉजी देंगे तो हम भी कुछ करेंगे, लेकिन ऐसा कुछ हुआ नहीं। और यदि है तो होगा तब आगे की बात है कि 2030 तक, जब तक दुनिया लुट जाएगी, दुनिया टेम्परेचर से हाई होकर के और पृथ्वी तप जाएगी, तब होगा। पृथ्वी के कॉन्सिक्वेंस ये है कि ग्लेशियर पिघल करके कलकत्ता डूबेगा, मद्रास डूबेगा, बांग्लादेश जाएगा, श्रीलंका जाएगा, 1 मीटर की रेजअप होगी, ये वैज्ञानिकों ने घोषणा पहले ही कर दी। अब ऐसी स्थिति में ग्लेशियर पिघल भी रहे हैं, ये हम देख भी रहे हैं, और जो 3 महीने में बरसात होने वाली है वो 3 दिन में ही हो जाएगी। ये सारी घोषणाएं हम अपने सामने देख रहे हैं। अब इस सारी स्थिति को करने के लिए हमारे जो ग्रुप है वो इन पे नजर भी रखे। जो आईएनडीसी इंडिया ने घोषित किया, वो पेरिस का जो समझौता हुआ है उसका SDGtracker.org के नाम से उस बात को लेते हुए हम जो है यदि करेंगे तो हमारे लिए बहुत फ्रूटफुल होगा। तो मेरा विशेष आग्रह, क्योंकि आपकी आवाज वहां से हो चुकी है, इसलिए मैं आपका टाइम जाया नहीं करूंगा, आपका कोई कार्यक्रम होगा, फिर आप लोगों से निवेदन करते हुए कि आप 2-4 बातों के ऊपर गूगल जरूर करें। SDG-tracker.org के नाम से दुनिया के अंदर सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल कहां तक पहुंचे हैं, SDG इंडेक्स इंडिया 2021 डैशबोर्ड, इसके ऊपर भारत के राज्य कहां पे टिके हुए हैं, उनके क्या क्या नंबर हैं, किस पोजीशन पर वो लोग हैं, और इस तरह से हम इन डेटाओं को लेकर के, और क्लाइमेट न्यूट्रल नाउ नाम से जो है, और IPCC की रिपोर्ट है, ये सारी पढ़ करके हमारे ग्रुप मैदान में उतरे, ये मेरी अपेक्षा रहेगी, ये मेरा आपको निवेदन भी रहेगा। और इसको मैं यदि करबद्ध प्रार्थना भी कह दूं तो इसमें मेरी अतोशक्ति नहीं होगी। समय बहुत कम है इस दुनिया को बचाने के लिए, हमारे आगे आना पड़ेगा, युवा पीढ़ी को आगे। जिस तरीके से पृथ्वी का ढांचा खराब हो रहा है, आप सभी ने सुना, इसके लिए धन्यवाद। तो समय बहुत कम होने से हम बहुत ज्यादा बात कहना भी नहीं चाहेंगे, मोटे मोटे रूप में 2 लाइन कह करके मैं अपना समाप्त करूंगा कि हम दुनिया के जितने भी डॉक्यूमेंट आए उनसे कोई रिजल्ट नहीं निकला है। हमारे साथ में धोखा जो भी डेवलप्ड कंट्री है उन्होंने किया है। अब जो भी डेवलपिंग कंट्री है वो कम से कम इसमें क्लाइमेट के खराब करने में रहे, लेकिन एक्शन ज्यादा से ज्यादा करे। साझा है हमारी पृथ्वी, उस साझा पृथ्वी को बचाने के अंदर हम संदेश दें। 17% लोग भारत में रह रहे हैं, इसलिए ज्यादा मानव का दायित्व बन जाता है कि यहाँ की जो पॉपुलेशन है बहुत ज्यादा होने के कारण से हमें उस लेवल पे भी रहना पड़ेगा। इसलिए हम नेचर के साथ जुड़ें, यही हमारा निवेदन है। और आप लोग जो है
मेरी फिर अपेक्षा और निवेदन कि जुड़े रहेंगे नेचर के साथ में, क्लाइमेट को बचाने के लिए, ह्यूमन के इन कर्तव्यों को रोकने के लिए। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। मैं नीरू चावला आप सभी का धन्यवाद करना चाहती हूँ। जो भी हमारे स्पीकर्स आज के हमारे जो स्पीकर्स हैं रहे मिस्टर लोकेश, श्री रूपचंद जी एंड श्री हनुमान जी, इन सब ने बहुत ही आसान शब्दों में हमारे स्टूडेंट्स को और सभी व्यूअर्स को क्लाइमेट सेव करने के बारे में बताया कि हम किस तरीके से, अगर अभी भी हम संभल जाएं, हमारे पास समय है कि हम अभी भी अपनी नेचर को बचा सकते हैं, अपने कल्चर को बचा सकते हैं, जिसके लिए हम सभी को लगातार कोशिश करनी होगी। ये केवल किसी एक के करने से नहीं होगा, इसके लिए हम सभी को लगातार कोशिशें करनी पड़ेंगी, तभी हम अपने नेचर को सेव कर पाएंगे। ज़्यादा से ज़्यादा हम पेड़ लगाएं, पेड़ों को सेव करें और उनको ख्याल करें। सिर्फ पेड़ लगाना ही नहीं काफ़ी होता, उसको हम देखें, उसको डेली पानी दें, उसकी देखभाल करें, अडॉप्ट करना। हम नेचर से, आदमी जो है वो नेचर का ही पार्ट है, जैसे रूपचंद जी ने बताया, अगर नेचर नहीं तो हम भी नहीं रहेंगे। इसलिए हम सभी को नेचर के साथ मिलकर उसको संभालना है, नेचर को मिलकर संभालना है। और ये आज हम सब ने बहुत अच्छे शब्दों में हमारे स्पीकर्स ने हम सबको बताया। उम्मीद है सभी ने इस लेक्चर को बहुत अच्छी तरह से सुना होगा, लेकिन कुछ हमारी भी लिमिटेशंस हैं। एक तो टाइम लिमिट है हमारे पास, और दूसरा गूगल मीट पर 100 से ज़्यादा पार्टिसिपेंट्स नहीं जुड़ पाए, तो जो नहीं जुड़ पाए उनके लिए हम YouTube पर इसको शेयर करेंगे, तो आप सभी वहाँ पर इसको सुन सकते हैं इस लेक्चर को। तो इसके लिए मैं सबसे माफ़ी चाहती हूँ कि आप सब लोगों को हम इसमें नहीं जोड़ पाए, और मैं सभी का शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ, अपने सभी स्पीकर्स का। थैंक यू। हेलो एवरीवन, प्लीज एक बार आप सब अपना कैमरा ऑन कर लीजिए ताकि हम एक स्क्रीनशॉट ले सकें। जो अवेलेबल है इधर आ जाओ, नीरू इधर आ जाओ। आगे हो जाओ, तुम भी आ जाओ। एक बार सब ऑन कर लीजिए जल्दी से अपने कैमरे। Thank you.